The Perseverant IAS. अपना करंट अफेयर का सेशन डेली वाला जो आपका कंटिन्यू चल रहा है। पिछले हफ्ते जो भी न्यूज़ एंड इवेंट हुआ है उसको कवर करेंगे आज हम पूरा का पूरा, इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और क्यों ये करंट अफेयर ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और उसके बाद पर्सन इन न्यूज़, लोकेशन वाइज और जो भी चीज़ें तमाम तरह की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सबको कवर किया जाता है। ज़्यादा लेंथी नहीं रखा जाता है ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट बना रहे। इसको देखिए, इसका पीडीएफ तैयार कीजिए, अपने अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। इससे आपके एग्जाम के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला आपका टॉपिक देखिए, व्हाट इज आस्पा, AFSPA। ये जो है आपका न्यूज में रहा है AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये क्या है और कब से है ये, और ये पूरे साल न्यूज में रहता है, तो इसके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए इसको हम आपको आज पूरे डिटेल में बताएंगे, इसकी बैकग्राउंड जानेंगे और अभी जो है करंट में क्यों न्यूज में है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या है ये, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है न्यूज में आया था 1958 में, ठीक है। 1958 11 सितंबर 1958 से ये अस्तित्व में आया। और आज ये किन किन जगह पर है ये आपको जानना है, क्योंकि अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में और इसको असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली जो है इसको फिर से लागू किया गया है। वैसे ये पहले से भी था, कुछ जगह पे हटाया गया था, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इन 4 जगह पे है। तो आपको ये न्यूज में है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में अभी जो है आपके आसपास फिर से लागू किया गया है। तो किसी किसी स्टेट में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू है और कुछ कुछ पूरे इंटायर स्टेट में है। जैसे कि असम में जो है पूरे इंटायर स्टेट में है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना। अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप बस ये 4 स्टेट को अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कानून लागू है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में फिर से जो है इसको लाया गया है, तो ये न्यूज में आ गया है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें और भी जानना जरूरी है कि 1983 में जो है ये पंजाब में लागू किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद 1997 में पूरी तरह से जो है पंजाब में हटा लिया गया और चंडीगढ़ में हटा लिया गया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब कौन सा आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का कानून ला सकती है, इस कानून के बारे में आपको ये जानना है कि ये काले कानून की तरह है, क्योंकि इसमें एक फोर्स को ये पूरा अलाउ होता है कि बिना सर्च वारंट के कहीं भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को भी गोली भी मार सकते हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ये इसीलिए ये कहलाता है स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। इसके नाम में ही लगा हुआ है स्पेशल पावर एक्ट। तो इसमें आर्मी को जो है स्पेशल पावर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें इसके कानून जो है बहुत सख्त है। इसी को लेकर इस कानून का जो है बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ शुरू में, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। लेकिन कुछ रीजन में, कुछ स्टेट में इस तरह के कानून को लागू करना सरकार की एक कमजोरी कह लीजिए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इसको लागू किया जाता है और ये जरूरी भी है। कुछ मतलब बॉर्डर एरियाज में तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इस बॉर्डर एरियाज की एक्टिविटी को देखते हुए इस तरह का एक्ट आपको लाया जाता है। आप देखिए कि लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में और फिर जो भी बॉर्डर एरिया स्टेट है आपके, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन स्टेट में जो है इस तरह का कानून लाया जाता है। आपको देखिए ध्यान में रखिएगा, मणिपुर में है, नागालैंड में है, आसाम में है। देखिए जहाँ आपको ये रेड मैप दिख रहा है, रेड मैप का मतलब है कि पूरे के पूरे इंटायर स्टेट में है, ठीक है। और जहां आपको येलो दिख रहा है वहां आपको ये समझ जाना है कि कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया होगा, ठीक है। तो अभी त्रिपुरा में इसको हटा लिया गया है, कब, 2015 में। ये भी आपको ध्यान में रखना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहाँ कहाँ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 स्टेट आपके ध्यान में होना चाहिए, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में और आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और पंजाब में कब हटाया गया,
1997 में। लगाया कब गया था? 1983 में। ठीक है। द आर्म फोर्स असम एंड मणिपुर, ये पहले क्या कहलाता था? आसपा आपका जो पहले ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये आपको अभी नाम दिया गया है इसको। इससे पहले ये कहलाता था आर्म्ड फोर्स असम एंड मणिपुर, क्योंकि असम एंड मणिपुर में सिर्फ ये लागू हुआ था सबसे पहले 1958 में। हाँ, रिसेंट में अभी जो है ये दो जगह जो है एक्सटेंड हुआ है। कहाँ कहाँ ये आपको ध्यान में रखना है, असम में और नागालैंड में, जो आपको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हुआ है ये। ठीक है, ये याद में रखना है आपको। और इसके अलावा 1 अप्रैल से ये लागू है, ये 1 अप्रैल से जो है 6 मंथ के लिए असम और नागालैंड में फिर से लागू किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितने राज्यों में ये हो गया है? तो नॉर्थ ईस्ट में ये असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है और अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो आप स्टेट इमरजेंसी की बात सुनते हैं, आर्टिकल 355, उसमें ये है कि संघ का ये दायित्व है कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस से किसी भी राज्य की हिफाजत कर सकता है। तो इसके लिए इस तरह का कानून लाना जरूरी होता है। इसी को बेस बनाकर आर्टिकल 355 को बेस बनाकर इस तरह के कानून का बनाया जाता है और बॉर्डर एरियाज स्टेट में इसको लागू किया जाता है। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है कि आपको 4 स्टेट याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मंथ ऑफ अप्रैल से किस 2 स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आसपा कानून फिर से लागू हुआ था। पहले तो आपको इसका पूरा नाम होना चाहिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इससे पहले क्या था ये? इससे पहले था आपका असम एंड मणिपुर स्पेशल एक्ट 1958। इसको लागू किसके थ्रू किया गया था? देश के पहले जो है आपके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू 22 मई 1958 के में ये लागू हुआ था। और एक बात ध्यान में रखिएगा, समय समय पर इसमें जो है आपको अमेंडमेंट किया गया है। और अभी सबसे लेटेस्ट जो है ये 2019 वाला चल रहा है आपका क्या? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और इसका कंसेप्ट कहां से मिलता है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको लाया था 1942 में। ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ से इस स्लाइड से आपको जानना है, नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक बात बताया हमने आपको, जहां आपको येलो मैप दिख रहा है वहां कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू है, जहां रेड मैप आपको दिख रहा है वहां पूरे के पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है। और ग्रीन वाला ये बता रहा है कि अभी रिसेंट के दिनों में यहाँ से आसपा कानून को रिपील किया गया है, हटाया गया। तो रिपील करने वाले 2 स्टेट याद रखिएगा, त्रिपुरा और मेघालय। जबकि इधर आइएगा आप तो पंजाब में ये 1997 में और चंडीगढ़ में भी इसी टाइम 1997 में हटाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट था क्या? कौन से कानून से? AFSPA। ठीक है, 1958। ये आपको डेट लाइन याद होना चाहिए, 22 मई 1958 से ये लागू हुआ है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या न्यूज में था आपके यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट आया था जो न्यूज में रहा। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के संदर्भ में जानना आपके लिए जरूरी है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे ये देखिए, ये रिपोर्ट कौन लाया है पहले? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ये 7 अप्रैल 1948 में बनी थी ये बॉडी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है क्या है? हेडक्वार्टर है। और हेल्थ से रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट्स वगैरह और मॉनिटरिंग इसी की रहती है ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी इसमें ये जो इनिशिएटिव चल रहा है, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी, ये याद रखना है। ये किसका इनिशिएटिव है? ये WHO का इनिशिएटिव है, इसको याद रखना है। अब देखिए, ये रिपोर्ट भी इसी ने दिया है। ग्लोबल लेवल पर क्या है कि ग्लोबल लेवल पर आपको टीबी को रोकने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इंडिया ने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान चलाया है साल 2017 से, और टारगेट ईयर है साल 2025 कि हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, टीबी मुक्त भारत कर देंगे। तो इसके लिए नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान चल रहा है। इसके तहत निक्षय इकोसिस्टम, नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक, जिसके तहत निक्षय पोषण योजना चल रहा है। टीबी के मरीजों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है और आपको पोषण का भी सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसका सबसे इनिशिएटिव का जो आपका टैगलाइन है वो आपको याद रखना है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये टैगलाइन आपको याद रखना है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। कैंपेन चल रहा है, किसका कैंपेन? जो है
साल 2017 से 2025 के लिए टीवी मुक्त भारत बनाने का संकल्प चल रहा है। किसके थ्रू? निश्चय इको सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और पोषण का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। करंटली 2 वैक्सीन पे भी काम किया जा रहा है। कौन कौन सी 2 वैक्सीन है? एक है वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और दूसरी है MIP, माइकोबैक्टीरियम इंडिसियस पर्नी। ये जो है 2 वैक्सीन है जिसका तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तीसरे फेज का। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों नाम को आपको याद रखना है। और किससे रिलेटेड है ये? तो ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। ऑन द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2023 जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। इस साल जो है साल 2023 में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे में प्रधानमंत्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एड्रेस किया था किसको? वन वर्ल्ड टीबी समिट को। तो आपसे पूछा जा सकता है, 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुआ था साल 2023 में? तो याद रखना है इंडिया में। एड्रेस किसने किया था? तो पीएम ने किया था। एड्रेस कहाँ से किया था? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क लगा के आगे बढ़िएगा इसको, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन होगा करंट अफेयर के सेशन में। और उसके बाद वर्ल्ड टीवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हमने आपको इंपॉर्टेंट डेज ऑलरेडी जनवरी और फरवरी का बताया है। फरवरी का आज फिर रिकॉल करेंगे और मार्च तक को आपको अभी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये एंड ऑफ मार्च चल रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, और वो भी आपसे अगर छूट गया तो ये सब इजी क्वेश्चन में आता है। इजी क्वेश्चन मिस कीजिएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अब देखिए साल 2022 का डेटा है कि 8 जो कंट्री में 8 कंट्री अकाउंटेड फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस। तो इंडिया, याद रखिएगा 27% 2022 में जो केसेस थे इंडिया के थे टीबी के। इसके बाद इंडोनेशिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट रखना है। उसके बाद आपका चाइना है, फिलीपींस है 7% के साथ, पाकिस्तान में 5.7% और नाइजीरिया में 4.5%, बांग्लादेश में 3.6% टीबी के मरीज हैं, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीकन कंट्री है, 3%। तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि मरीज कहाँ है, इसीलिए इंडिया में जो है निश्चय कैंपेन चल रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस तरह का कैंपेन चल रहा है। क्यों कैंपेन इसलिए चल रहा है? क्योंकि आपके 27% टीबी के मरीज आपके भारत देश में ही देखने को मिलते हैं। इसी सब चैलेंज से निपटने के लिए इंडिया जो है एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पिछले हफ्ते में न्यूज में रहा है, देखिए ये मैप के थ्रू समझाया गया है। देखिए इंडिया में जो सबसे बड़ा गोला दर्शा रहा है, देखिए 20 लाख से एबव मरीज जो है इंडिया में अभी आपको टीबी के देखने को मिल रहे हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मैप के थ्रू कि कहाँ ज्यादा टीबी के मरीज हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन कहने का मतलब है कि कनाडा, यूएस, मैक्सिको वगैरह, देखिए यहाँ जो है आपको सर्किल नहीं देखने को मिल रहा है इस एरिया में बहुत ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद एशिया में मिल रहा है। तो यही रीजन है, इन सब जगह जो डेवलपिंग नेशन है वहां जो है इस तरह की बीमारी ज्यादा है, आपको मैप के थ्रू भी पता चल रहा है। देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे अमेंडमेंट रूल याद रखिएगा, लास्ट जो अमेंडमेंट रूल प्लास्टिक मैनेजमेंट पे चल रहा है अभी 2024 का है, ये आया है न्यूज में है। इसलिए बस अभी आपको ये याद रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अभी डिटेल में इस पे न्यूज आएगा तो उसको कवर किया जाएगा। अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे लेटेस्ट रूल कब आया है, तो 2024 में आया है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसको लाया, रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू रूल दैट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा जो है प्लास्टिक को बैन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्म है, जिससे सबसे ज्यादा आपको क्या हो रहा है, क्लाइमेट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है इसी चीज से आ रहा है। तो इसी पे जो है लगातार जो है रूल्स नए नए बन रहे हैं। प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश किया जा रहा है हर नेशन के थ्रू। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो न्यू रूल है वो कौन से ईयर में आया है, अभी फिलहाल बस आप ये याद रखिए। और एक चीज याद रखिए कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है इंडिया में कौन सी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। इसको हमने डिटेल में आपको बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में भी। अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। इस बॉडी को कब बनाया गया था? ये बॉडी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये कब से काम करना शुरू की है? 1974 से। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974
अंडर द वाटर एक्ट 1974। तो सीपीसीबी को ध्यान में रखिएगा कि ये कौन से ईयर में आई है, 1974 में। किस एक्ट के थ्रू आई है, वाटर एक्ट 1974। क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी पेरेंट बॉडी है, याद रखिएगा। इसी के अंदर जो है सीपीसीबी काम करती है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस आपको ये याद रखना है, आगे जब इसकी डिटेलिंग आएगी तो उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज T+0 ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। T+0 ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल है, ये एक नया रूल आ गया है। पहले जो ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल जो चल रही थी वो ध्यान में रखिएगा कि T+1 चलती थी, ठीक है। यानी कि आज अगर आप ट्रेड किया है तो आपका सेटलमेंट एक दिन बाद होता था, इसी को बोला जाता था T+1, ठीक है। अब ये हो गया है नए रूल के थ्रू कि T+0 हो गया, यानी जिस दिन आप ट्रेड कीजिएगा उसी दिन एंड ऑफ द डे आपका सेटलमेंट हो जाएगा। इसी को कहा जाता है T+0। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। याद रखिए कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा करंट का क्वेश्चन बनता है सब का सब जो है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज से बनता है। तो आपको इस तरह के न्यूज को इग्नोर नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से जान के रखना है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेगा आप समझिए इस बात को। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि T+0 और T+1, ठीक है, ये टर्म किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपसे बस इस टर्म के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग साइकिल से रिलेटेड है। आपको बस ये याद रखना, बैंकिंग से नहीं टिक कीजिएगा, ठीक है, ना कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से टिक कर दीजिएगा। ये जो है आपको याद रखना, ये बैंकिंग सेक्टर से नहीं रिलेटेड है, ये आपको ट्रेड साइकिल है जो कि आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आपको बस ये ध्यान में रखना है कि T+0 ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल अब जो है कंटिन्यू हो गया है। इससे पहले अगर पूछा जाएगा कौन सा चलता था तो T+1 सेटलमेंट साइकिल था, ठीक है। सेम डे सेटलमेंट हो रहा है तो वो क्या हो गया, T+0। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है सेम डे सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। इससे पहले क्या होता था कि T+1 एक दिन लिया जाता था, तब जाके अकाउंट में पैसे भी आते थे, तब जाके आपके अकाउंट में शेयर भी दिखता था। अब उस चीज को कर दिया गया क्या कि ऑन डेट आपके अकाउंट में पैसे भी आएंगे अगर ट्रेडिंग कंप्लीट करते हैं आप, और आपके शेयर्स अगर आप बाई करते हैं तो शेयर्स भी ऑन डेट दिखने लगेंगे। देखिए रिसेंटली द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, अब इसको आपको स्टैटिक से लिंक करना होगा। क्यों, क्योंकि T+1 हो या T+0 हो, ये कहाँ से रिलेटेड है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। तो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि यही सबसे इकोनॉमी का क्वेश्चन बनता है। Recently, the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE) have introduced trading in T+0 rolling settlement cycle in the equity segment। इक्विटी बोलते हैं जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप हिस्सेदारी ले रहे हैं उस कंपनी में, इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज होता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी शेयर यानी आपको कंपनी का मालिकाना हक मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज होता है इक्विटी सेगमेंट। ऑन द ऑप्शनल बेसिस दिस न्यू सेटलमेंट साइकिल अलाउ फॉर सेम डे सेटलमेंट। यही चीजें हमने आपको समझा दिया कि अब जो है T+1 का कंसेप्ट जा चुका है और T+0 का सेटलमेंट साइकिल आ चुका है। अब बेसिक जान लीजिए आप कि BSE कब आपको अस्तित्व में आया था। तो BSE जो है बहुत ही सबसे पुरानी, पूरे एशिया में सबसे पुरानी है एक तरह से देखा जाए तो। 9 जुलाई 1875 से ये काम कर रही है, बॉम्बे में इसका मुख्यालय है। इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। अगर स्टेटमेंट में ये चीज रखा जाए कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे ओल्डेस्ट है पूरे एशिया की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इकोनॉमी का क्वेश्चन लंबे स्टेटमेंट से बना है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये चीजें जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। The BSE is the world 8th largest stock exchange है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड में इसका 8वां रैंक है। कैपिटल कितना है, कैपिटल को आप ना भी याद रखिएगा तो शुरू का जो 3 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4.5 ट्रिलियन की जो है इसकी कैपिटल एक्सीड हो चुकी है ये जनवरी 2024 तक। और इसके अलावा BSE के अलावा एक और एक्सचेंज काम करता है इंडिया में, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, 1992 में, ठीक है। ये न्यू है और सबसे ज्यादा न्यू है, और ये जो है 7वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। ये इससे भी बड़ा हो चुका है, देर से आया है लेकिन फास्ट है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE इज वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बेस्ड इन मुंबई, ठीक है। ये भी मुंबई में है। आप जो सुनते हैं निफ्टी 50
ठीक है। निफ्टी 100 ये सब जो है इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। निफ्टी वाले सारे स्टॉक एनएससी के अंदर, ठीक है। और बीएससी के अंदर भी आप सुनते हैं बीएससी 100, बीएससी 50, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में ये काम करते हैं। आपको यहाँ से बस यही चीज आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं। T+1 आप समझ गए, T+0 आप समझ गए। क्या है इंपॉर्टेंट देखिए, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि Xiaomi इंटर कर गया है किसमें, व्हीकल सेक्टर में। Xiaomi जो कि मोबाइल की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। ये 12% जो है ये एक चाइनीज बेस्ड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। चाइना में रजिस्टर्ड कंपनी है ये, चाइना के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है ये। मोबाइल फोन में ये तीसरे नंबर पे चल रही है, 12% इसका मार्केट शेयर है। और अब इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, अपनी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गेम मोबाइल कंपनी ने एंट्री लिया है अभी मोटर व्हीकल सेक्टर में। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये Xiaomi है। और Xiaomi किसके लिए जानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर के लिए जानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सारा इसका बनता है, ठीक है। इसके पोको ब्रांड जो आप देखते हैं मोबाइल का, पोको, रेडमी, सब जो है Xiaomi का ही ब्रांड है। और एक और ब्रांड चलता है इसका जो कि इंडिया में नहीं है, मीजी, MIJI, ये भी मोबाइल का ही ब्रांड है और इसी Xiaomi का है, लेकिन ये चाइना में चलता है, ठीक है। चाइना की बहुत रेपुटेड कंपनी है। Xiaomi को चाइना में पुकारा जाता है एप्पल ऑफ चाइना, ठीक है, के नाम से, एप्पल ऑफ चाइना के नाम से इसी कंपनी को चाइना में पुकारा जाता है। इसके वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। और ये अभी न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कौन सी मोबाइल कंपनी ने कार सेक्टर में एंट्री ली है, तो वो है आपकी Xiaomi, ठीक है। और मोबाइल में पहले नंबर पे अभी मार्केट कैपिटल किसने कवर कर लिया है, तो वो है आपका सैमसंग, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एप्पल आ चुका है और तीसरे नंबर पे यही Xiaomi है आपकी, ठीक है। तो ये एक एडिशनल डेटा आपको दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन सी मोबाइल कंपनी ने अभी एंट्री ली है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। अब एक ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है। क्या है ग्रीन इलेक्शन, सुन के आपको अजीब लग रहा होगा। ये ग्रीन इलेक्शन क्या है, बस कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट पुराना है। 1999 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को चला रहा है। ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया का मतलब है कि आप जितने भी इलेक्शन में चीजें इस्तेमाल होने वाली है, एसेसरीज इस्तेमाल होने वाली है, उसको ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल यूज करने की कोशिश है। ऐसा वेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है जिससे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन हो, जैसे कि नन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे हम पूरे के पूरे इलेक्शन में। इसी को कहा जाता है ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया। बस यही एक टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, कमेंट में बताइए कि इसका आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है और ये कौन से पार्ट में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी कमेंट करके बता सकता है, खासकर वो लोग जो अभी 3.0 का एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, उसके लिए जरूरी है। आर्टिकल्स भी जरूरी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI voiced its concern over the environmental risk associated with the use of non-biodegradable materials. Non-biodegradable materials वो materials होते हैं जो environment में लंबे समय तक environment को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से प्लास्टिक हो गया, केन हो गया, जो भी आप बेवरेज के लिए पीने का पदार्थ आप जो यूज कर रहे हैं वो पैकेट में आता है, प्लास्टिक में आता है, केन में आता है, वो सब जो है इन्वायरमेंट को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह की चीजों के इस्तेमाल से बचना है किसमें, इलेक्शन इन इंडिया। लोकसभा इलेक्शन ये केवा है, 18th लोकसभा इलेक्शन होने वाला है ये, जो कि कब से कब तक है ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है। डिफॉरेस्टेशन एंड अदर इश्यूज को ध्यान में रखा जाता है। एनर्जी सेविंग ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा पूरे के पूरे इलेक्शन में। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है किससे आपको लिंक करता है, ये लिंक करता है आपके ग्रीन इलेक्शन से। इट हैज बीन अर्जिंग पार्टीज एंड कंडीशन टू अवॉइड द यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन का इस्तेमाल कम से कम करना है आपको, और यही पार्ट बन जाता है किसका, ग्रीन इलेक्शन का। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ ट्रेडिशनल इलेक्शंस, ठीक है। देखिए 19 अप्रैल से आपका शुरू हो रहा है ये इलेक्शन आपका, ठीक है। आप पार्ट लीजिए उसमें, इलेक्शन में जरूरी है। मेंबर बनना चाहिए आपको। अगर आप व्यस्त मताधिकार का पूरा इस्तेमाल कीजिए, वोट कीजिए और चुनिए नेता, वैसा नेता जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजनीति क्योंकि किस पे होती है, राजनीति विचारों पर होती है, आदर्शों पर होती है, ठीक है। धर्म की राजनीति नहीं कीजिए, धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, जबकि राजनीति एक सामाजिक मुद्दा है।
जो नेता समाज से जुड़ा हुआ है उसको वोट कीजिए, अपने वोट को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। आइए अब देखिए कि कब से हो रहा है। 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 1 जून तक लोकसभा इलेक्शन 543 मेंबर के लिए। याद रखिएगा टोटल मेंबर कितना चुनना है, 543 लोकसभा मेंबर चुनना है। ये जो सीट का लोकसभा इलेक्शन हो रहा है 543 हो रहा है। 545 कब था, जब एंग्लो इंडियन इंक्लूडेड थे। 104 अमेंडमेंट के तहत जो है 2 एंग्लो इंडियन की सीट को रिमूव कर दिया गया है। तो अब टोटल इलेक्शन जो 18th लोकसभा इलेक्शन हो रहा है कितने सीट के लिए हो रहा है, 543 सीट के लिए हो रहा है। पहला फेज 1 अप्रैल 19 अप्रैल 102 सीट के लिए, दूसरा फेज 89 सीट के लिए और आपको तीसरा फेज 94 सीट के लिए, चौथा फेज 96 सीट के लिए। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर डीप एग्जामिनर इन करता है तो इस तरह से आपको पूछ लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कहने के लिए कि यहाँ पे सबसे कम जो सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है कौन से फेज में हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करने के लिए पूछा जा सकता है। इसीलिए इस स्लाइड को हमने यहाँ पे डाला है कि आप इसको एक नजर जरूर देख लीजिएगा कि 5th फेज में जो है सबसे कम लोकसभा सीट के लिए इलेक्शन होगा जो कि 20 मई है 49 सीट के लिए। इसके बाद सबसे ज्यादा सीट के लिए जो इलेक्शन होगा वो पहला ही फेज है 102 सीट के लिए। इस तरह से टोटल 543 सीट के लिए जो इलेक्शन होगा वो इस स्लाइड में मेंशन है। और 4 जून में 4 जून में बीपीएससी को कवर करने के बाद ये सब आइडिया आता है कि कहां से बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए ये करंट अफेयर जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 जून को रिजल्ट मिलेगा आपको किसका, 18th लोकसभा इलेक्शन का। अब देखिए हमने पहले ही बताया आपको कि हम इसको कहां से लिंक कर देते हैं, स्टैटिक से लिंक कर देते हैं। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कब से काम कर रहा है ये बॉडी इंडिया में। तो 1951 से ये बॉडी जो है काम कर रही है। और कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के ये, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में है। आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है इसका, तो 324 से स्टार्ट होता है और ये 329 तक जाता है, जबकि ये 329A तक था, ठीक है। इसको जो है रिपीट कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो अब कहां तक है ये 324 से स्टार्ट होता है 329 तक। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अभी ये न्यूज में इसलिए था कि इलेक्शन होने वाला था, लेकिन जो 3 इसके मेंबर होने चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलाकर 3 जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, लेकिन एक ही थे। अभी रिसेंट में 2 को नियुक्त किया गया है। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो श्री राजीव कुमार है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू है, इनको भी याद रखना है आपको। और तीसरे कौन है, श्री गणेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर। तीनों को आपका नाम याद रखना जरूरी है। गणेश कुमार हो गए, सुखबीर सिंह संधू हो गए, राजीव कुमार, इनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो इनके नाम को आपको याद रखना है। अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन कराने का जो है इनको दायित्व है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, पार्लियामेंट स्टेट पार्लियामेंट के इलेक्शन, दोनों सभा का इलेक्शन इनको कराने का ये है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी विजिटेड इन द इलेक्शन कमीशन। ये सारा इलेक्शन कौन कराता है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का और विधान सभा का दोनों इलेक्शन जो है आपको ये कराते हैं कौन, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायत का इलेक्शन याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो आप ये चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अलग जो है आर्टिकल है इलेक्शन के लिए, अलग प्रावधान है उनके इलेक्शन का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको पंचायती राज अच्छे से पढ़ना है बीपीएससी के लिए क्योंकि वो अलग से सिलेबस में ही मेंशन है। देखिए तो यहाँ पे ये याद रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सारे इलेक्शन को कराने का दायित्व किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको दे दी गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हमने आपको शुरू में बोला था कि इंपॉर्टेंट डेज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको कमेंट में बताना है कि 4 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, उसके बाद आपको 23 जनवरी,
और 25 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारा डेट आपको बताया गया है ऑलरेडी, उसको आपको याद कर लेना है। ये सारी चीजें याद ही करनी पड़ती है और बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तब आपको याद रहता है। अदरवाइज आप लैग कीजिएगा तो कंपटीशन में लैग कीजिएगा। अब फरवरी और मार्च का डेट आपके सामने है। मार्च इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्च का डेट याद रखिएगा। फरवरी में देखिए 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है, इसको याद रखिएगा। 11 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, ये समर्पण दिवस के नाम पे 11 फरवरी को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये फरवरी के डेट्स हैं, याद रखिएगा। और ये आपके मार्च है, ठीक है। तो इसके बाद 15 फरवरी, 14 को काट दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 15 शहीद दिवस, बिहार सरकार के द्वारा ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, मदर टंग डे बोला जाता है इसको, 21 फरवरी को इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 28 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा लें आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। अब आ जाइए मार्च में, ये नेक्स्ट डे आपसे पूछा जा सकता है कमेंट में, तो इसको आपको याद ही करना है और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 मार्च विश्व वाणिज्य दिवस है, याद रखिएगा। उसके बाद 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये याद रखिएगा। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर अथॉरिटी दिवस डे बोला जाता है इसको, 15 मार्च को। ये जागो ग्राहक जागो, इस टाइप का जो आप प्रचार देखते हैं वो यहीं से इंस्पायर है, 15 मार्च से विश्व उपभोक्ता दिवस। 17 मार्च प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि ये हार्ट अटैक, जो जिम में हार्ट अटैक हुआ था, जो साउथ के एक एक्टर हैं उनके याद में ये प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमार जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च। और 22 मार्च बिहार दिवस भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों डेट 22 मार्च का इंपॉर्टेंट है, एक तो विश्व जल दिवस और दूसरा बिहार दिवस। और 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस जो है कौन सा, मार्च के कौन से मंथ में? 24 मार्च। और 24 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है? आज ही के स्लाइड में आपने पढ़ा है, ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं आज के सेशन को। आप लगातार पढ़ते रहिए, इसका नोट्स खुद से बनाते रहिए, ताकि आपके एग्जाम के टाइम आपको लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।